हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले उच्च न्यायालय के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के हिसाब से और पीसीएस के एग्ज़ाम के हिसाब से। जैसा से जीडी में भी काफ़ी अधिकांश क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग इसमें देखते हैं भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। यानी कि राज्य में सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति कौन होती है? उच्च न्यायालय। राज्य में सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति कौन सी होती है? तो उच्च न्यायालय होती है। और वह राज्य में न्यायिक प्रशासन की बात करें तो सबसे शीर्ष पर होती है, यानी कि सबसे ऊपर होती है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। ठीक, तो जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित हुआ, उसके अनुसार अगर हम देखा है तो जो साझा न्यायालय की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो आसाम में है, वह अरुणाचल प्रदेश के लिए भी वही उच्च न्यायालय है, असम के लिए खुद ही वही उच्च न्यायालय है, नागालैंड के लिए भी है और मिजोरम के लिए है। यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय 4 स्टेट में काम करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, मिजोरम में। ठीक, ये साझा उच्च न्यायालय हो गया। फिर हम देखते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा में काम करती है। फिर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कार्य करती है। तो ये साझा उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, जो संविधान संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको फुलफिल करते हैं ये। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हेतु अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक में प्रावधान किया गया है। यानी कि जो संविधान में प्रावधान किया गया है राज्य के उच्च न्यायालय के लिए, अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक में है। ठीक, फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी कि उच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है प्रत्येक राज्य के लिए, वह अनुच्छेद 214 में किया गया है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो हम आगे देखते हैं अभिलेख न्यायालय मतलब होता क्या है। तो अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे तथा उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी। ठीक, तो जैसे अगर बात करें हम, हाई कोर्ट में कोई मामला होता है और वो निर्णय ले लिया जाता है, तो जो निर्णय होगा वह अधीनस्थ न्यायालय के लिए, जो जिला स्तर पर जो न्यायालय होती हैं उनके लिए वह एक कानून की तरह से कार्य करता है। इसी को हम लोग अभिलेख न्यायालय कहते हैं। ठीक, साथ साथ अपनी अवमानना, अगर कोई अवमानना करता है तो उस अवमानना के लिए भी, उसका अनादर करने के लिए भी वह दंडित उस व्यक्ति को या उस संस्था को कर सकती है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। यानी कि उच्च न्यायालय जो बनता है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और साथ ही साथ अन्य न्यायाधीश भी उसमें काम करते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह अनुच्छेद 216 के अंतर्गत होता है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे एक बात कन्फर्म होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं या पद धारण करते हैं। जिसका मतलब यह हुआ कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वह 62 वर्ष होता है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं। यानी कि अगर लगता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कि पद पर नहीं रहना है, पद पर कार्य नहीं करना है, तो वह त्यागपत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, और पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। यानी कि संसद के द्वारा संसद के संपूर्ण सदस्यों का 50%, साथ ही साथ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने से संबंधित जो प्रावधान अगर पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसके अंतर्गत उसे पद से हटा सकता है। फिर इसमें अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जाता है।
यहाँ पे क्या प्रावधान है, सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं जो भारत के नागरिक है, भारत का नागरिक हो और ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 वर्ष तक वकालत किया हो, या ऐसे व्यक्ति जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी कि 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ऐसे व्यक्ति को साथ भारत का नागरिक हो, साथ साथ 10 वर्ष तक वकालत किया हो या 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 202 कोष्ठक में 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन और भत्ता जो दिया जाता है और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि उसका पेंशन जो दिया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत और भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन भारत की संचित निधि से, लेकिन वेतन और भत्ता जो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यानी कार्यकारी जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। इस स्थिति में जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या उसका पद रिक्त हो। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय क्या करती है, हाई कोर्ट क्या करती है, रीट जारी करती है। जैसे हम लोग परमादेश रीट पढ़ते हैं, अधिकार परीक्षा है, ठीक ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, तो ये जो रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। साथ साथ इसके अलावा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अलावा भी अन्य मामलों में भी उच्च न्यायालय रिटें जारी कर सकता है। जबकि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों के लिए ही रीट जारी कर सकता है, जो 5 रीट हम अभी बोले हैं कुछ टाइम में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रीट की अधिकारिता की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास रीट की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से अधिक होती है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर हम अगला देखते हैं, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। यानी कि अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। इसका मतलब ये होगा कि जो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, जैसे जो जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं वह होता क्या है, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं और उच्च न्यायालय के अनुसार कार्य करते हैं। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ठीक, अभी जो लास्ट वाला बना है वह आंध्र प्रदेश के लिए बना है, आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं उनमें 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। यानी कि 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो 1 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं। साथ हम देखते हैं कि दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं। यानी कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह आता है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में, संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। यानी कि संसद को ही है अधिकार उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार करने का, यानी कि बढ़ाने घटाने का जो अधिकार है उच्च न्यायालय की अधिकारिता को, वह संसद के हाथ में है, संसद ही कर सकती है। हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कोलकाता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, 1862 ईस्वी में हुई थी। कहाँ, बम्बई में, कोलकाता में और मद्रास में। ठीक, यानी कि चेन्नई में। फिर हम देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। ये कभी मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा। यानी कि अधीनस्थ जो न्यायालय होता है उसमें जो जिला न्यायाधीश होता है उसको पद से हटाने या पद पर रखने का जो कार्य किया जाता है वह उस राज्य के, जिस राज्य में अधीनस्थ न्यायालय है उस राज्य के उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि
हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके सलाह पर कार्य करता कौन? राज्यपाल। फिर हम इसमें अगला देखते हैं अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालय में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मत समझौता के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो जिला न्यायालय है उन पर नियंत्रण रखता है इस अनुच्छेद 235 के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मत समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। जैसे होता है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या अगर अधीनस्थ न्यायालयों में हम लोग देखते हैं कि मामलों की जो बहुत ही ज़्यादा भरमार हो गया है और मामले 10-10 साल में, 15-15 साल में सॉल्व होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों का गठन किया जाता है। लोक अदालतों का जब गठन किया जाता है तो जो मामला होता है उस मामले से संबंधित वादी और प्रतिवादी यानी कि पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाया जाता है। दोनों में समझौता के आधार पर मामला का समाधान किया जाता है। तो यही बात किया जा रहा है इसमें। हम लोग देखते हैं कि इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। यानी कि लोक अदालतें जो होती हैं वो दीवानी मामले के साथ साथ आपराधिक मामलों पर भी विचार कर सकती हैं या उनकी अधिकारिता होती है। फिर हम इसमें अगला देखते हैं, लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधि के ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। यानी कि लोक अदालतें जो होती हैं, लोक अदालतें सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायिक अधिकारी अथवा विधि ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा। ठीक। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल अथवा आपराधिक दोनों ही मामले सुनवाई का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है खूब धड़ल्ले से कि ग्राम न्यायालय की अधिकारिता में आता है केवल सिविल मामले या आपराधिक मामले, तो दोनों मामले आते हैं। वो ग्राम न्यायालय का प्रावधान जो किया गया कब किया गया है, तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। तो हम लोग जो पढ़े हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं बोला हूँ, पहले भी बोला हूँ कि ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप लोग बार बार देखें, 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो ये बहुत ही आपको कंफर्म होने लगेगा और आप इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो करने में आप सक्षम होंगे। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को पॉज देते हैं, समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।